हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो हैं बिहार स्पेशल अभी पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल का क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यू लगा रहे हैं। बिहार स्पेशल का ऑलरेडी जो भी स्टैटिक्स वाला पार्ट है वो क्लास हो चुका है। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। ये जो एमसीक्यू है कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, तो जितना भी बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, चाहे तो सीएससी का होता है, सिविल सर्विस का होता है, चाहे तो उसके पहले क्या होता था कि सीएससी से अलग करके लेता था सीडीपीओ के। अब क्या कर रहा है कि कंपाइल करके ले रहा है। तो उस सारा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम लोग ले रहे हैं, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जितना भी बनेगा उसको हम लोग ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कहाँ से ले रहे हैं, तो जो इम्तियाज अहमद का जो सबसे अच्छा बुक माना जाता है किसका, बिहार स्पेशल का, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और सारा पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का मतलब कि जो भी है अपना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला आज का क्वेश्चन क्या है, 120 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी मिलता है, मतलब जो त्रिवेणी नहर है उसको किस नदी से पानी मिलता है या किस नदी से उसमें पानी आता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सोन नदी से आता है, मयूराक्षी से आता है, गंडक से आता है या कोसी से आता है। कौन सा ऐसा नदी है जो त्रिवेणी नहर को पानी देता है, ये बात आपसे पूछ रहा है। इसका सही उत्तर क्या है कि गंडक नदी से इसको क्या मिलता है कि पानी मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गंडक नदी पर क्या है कि एक बहुउद्देशीय परियोजना बना हुआ है, उसी से क्या है कि ये त्रिवेणी नहर निकलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना से हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इससे क्या क्या सवाल बन सकता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना, अगर नदी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो किसको कहते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है कि मान लीजिए कि ये बांध बना दिए, बैराज बना दिए, और इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर पानी स्टोरेज होने लगा, तो इधर क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगा, और इधर से दो गो नहर निकाल दिए, और इधर जो पानी बचा हुआ है उसमें क्या है कि मछली पालन हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखना है कि एक परियोजना से दो से ज्यादा परियोजना जब होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, एक से ज्यादा परियोजना उस पर काम चलने लगे तो क्या होता है कि उसको बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी निकल रहा है, नहर भी सिंचाई के लिए भी हो रहा है, मछली पालन भी हो रहा है, ये सब काम होने लगे तो बहुउद्देशीय परियोजना उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, एक से अनेक काम होने लगे तो ये जो गंडक परियोजना है 1959 में नेपाल के साथ क्या हुआ था कि भारत और नेपाल के साथ समझौता हुआ था, और ये दोनों के बीच में संयुक्त परियोजना है। ये बात आपको याद रखना। और इसका अगर लाभ पूछे कि किसको किसको होता है, तो बिहार को होता है, उत्तर प्रदेश को और नेपाल को, दोनों को होता है। 1959 पे मतलब कि समझौता हुआ, 1960 से इसमें काम शुरू हो गया, लगभग लगभग 10 साल में 1970 तक ये बनकर तैयार हो गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस परियोजना के अंतर्गत जो है भारत और नेपाल के सीमा पर जो भैंसा लोटन है पश्चिमी चंपारण के पास, वहां पे गंडक नदी पर बांध का निर्माण किया गया है और जलाशय तैयार किया गया है। ये बात आपको याद रखिएगा। ये जो है आपका गंडक रिवर है, ये बात आपको याद रखना। और यहीं पर क्या है कि बांध बनाया गया है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि गंगा रिवर है। गंगा रिवर जो है क्या करता है कि बिहार को दो पार्ट में बांटता है, इधर जो है नॉर्थ बिहार और नीचे जो है साउथ बिहार। ठीक है, ऊपर से बहुत सारा नदी आती है, और ये जो है आपका कोसी रिवर, जिसको हम लोग बिहार का क्या बोलते हैं, शोक बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। क्यों शोक बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा धारा बदलते रहती है। ठीक है, आगे हम लोग जब इस पर देखते हैं तो बांध जो है वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। ये बात आपको याद रखना है। और गंडक जो परियोजना है जहाँ पे बांध बना है उससे दो नहर निकलता है, एक तो पश्चिमी गंडक नहर और दूसरा पूर्वी गंडक नहर। पिछला जो बीपीएससी हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन से नदी को नारायणी नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है कि गंडक नदी को ही नारायणी नदी भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुआ था, या प्रथम बौद्ध संगीति कहीं कहीं पे लिखा रहेगा, दोनों एक ही है। तो कहाँ पे हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। तो नालंदा में हुआ था, बोधगया में हुआ था, राजगीर में हुआ था, गया में हुआ था, कहाँ पे हुआ था। ऐसा मत समझिएगा कि महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो वहां पर हुआ था। अभी तक कोई भी बौद्ध संगीति नहीं हुआ है बोध गया में। ये बात आपको याद रखना है। 4 गो बौद्ध संगीति हुआ है, जिसमें से जो सबसे पहला हुआ था आपको राजगीर में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उस समय का राजा कौन थे, तो अजात शत्रु थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग 4 बौद्ध संगीति हुआ है तो चारों को बारी बारी से देख लेते हैं, क्योंकि सारा जो है इसमें इंपॉर्टेंट है और सबसे सवाल बनता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था, अगर कोई पूछे तो कब बताना है, तो बताना है कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगीर में हुआ था। ठीक है, बिहार में राजगीर में हुआ था। अजात शत्रु इसके उस समय के क्या थे कि शासन काल में राजा थे। ठीक है,
और उसका अध्यक्ष अगर कोई पूछे कि संगीति का कौन अध्यक्षता किए थे, तो आपको याद रखना कि महाकश्यप क्या किए थे कि इसका अध्यक्षता किए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था, कब हुआ था? 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ, वैशाली में, जो ये भी बिहार ही में है। काल अशोक उस समय राजा थे, अशवा कामी उसका अध्यक्ष थे, ये बात आपको याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 255 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अशोक उस समय राजा थे, मोगली पुत्तिस्त इसके अध्यक्षता किए थे, ये बात आपको याद रखना है। चौथा, आजकल बहुत ज्यादा पूछता है, चौथा बौद्ध संगीति ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ, कुंडलवन कश्मीर में हुआ। ठीक है, और कनिष्क उस समय राजा थे और वसुमित्र उसका अध्यक्षता किए थे और अश्वघोष क्या किए थे कि उपाध्यक्ष थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर इतना चारों के बारे में याद रखते हैं तो क्या होता है कि आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे? 1885 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ कि गठन हुआ, और गठन होने के बाद हर साल वहां से शपथ लिया गया कि हर साल क्या होगा कि इसका सम्मेलन होगा तरह तरह का सिटी में, मतलब बदल बदल के सिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हुआ गया में क्या हुआ कि 1922 ईस्वी में गया में अधिवेशन हुआ। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका अध्यक्षता कौन किए थे ये आपसे पूछ रहा है। तो चित्तरंजन दास ने किए थे, हकीम अजमल खान ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या ए सेन बनर्जी ने? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि चित्तरंजन दास के द्वारा ये किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, फरवरी 1922 ईस्वी में क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, और असहयोग आंदोलन को खत्म होने के बाद क्या हुआ कि ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ कि अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता कौन किए? चित्तरंजन दास किए। और इस अध्यक्षता के बाद क्या हुआ कि चित्तरंजन दास जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद जनवरी 1923 ईस्वी में, याद रखना है, स्वराज पार्टी का क्या किए थे कि गठन किए थे। तो ये बात आपको याद रखना है, स्वराज पार्टी के क्या किए तो गठन किए, ये बात आपको याद रखना। कहीं कहीं पे दिसंबर 1922 ईस्वी लिखा रहता है, तो जनवरी 1923 ईस्वी में क्या हुआ था कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ये और मोतीलाल नेहरू मिलकर किए थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बात आ गया तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन लाया क्यों गया था, तो आपको याद रखना है कि 1919 ईस्वी में क्या हुआ कि रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट आया तो उसको में क्या कहा गया कि कोई भी आदमी को, मतलब कि बिना रोक ठोक के, बिना जलील का, बिना दलील का, उसको क्या कर लिया जाता था, पकड़ लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उसी को रोकने के लिए असहयोग आंदोलन लाया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन लाया गया, और इसमें क्या हुआ कि 1922 ईस्वी में इसको स्थगित कर दिया गया। स्थगित क्यों किया गया, तो आपको याद रखना कि एक चौरा चौरी जगह है। चौरा चौरी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है यूपी के गोरखपुर में है, और गोरखपुर में है, वहां पर जा रहा था सब आंदोलनकारी, और एक पुलिस चौकी मिल जाता है, उस चौकी को क्या करता है कि आग लगा देता है, जो असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे आग लगा देता है। और आग लगाने के बाद क्या होता है कि वहां पे 24 पुलिसकर्मी मर जाता है, कहीं कहीं पे 23 लिखा रहता है, डिजिट का ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। 24 पुलिसकर्मी क्या होता है कि उसमें मर जाता है, जिस कारण से महात्मा गांधी इसको रोक देते हैं। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर काम करते थे। सत्य अहिंसा पर काम तो करते ही थे, साथ ही साथ रोकना इसलिए जरूरी था कि अगर नहीं रोकता तो बस अंग्रेज लोग सोच रहा था कि बस एक कोई मौका दे, मतलब कि कोई उपद्रव करे, ताकि ये सबको हम लोग क्या करेंगे कि गिरफ्तार कर लेंगे, और गिरफ्तार करके जानते ही थे फांसी दे देता था, कहीं कहीं पे 6 साल 10 साल के लिए गिरफ्तार कर लेता था। तो इसके लिए वो मौका ढूंढ रहा था, इसीलिए उस समय असहयोग आंदोलन को क्या किया गया, स्थगित कर लिया गया, जिसके खिलाफ में देखिए तो आपका सुभाष चंद्र बोस भी थे कि मतलब कि ये नहीं करना चाहिए था, उनका कहना था। तो कहना तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जरूरी था, तरह तरह का आदमी जो था तरह तरह का बात किया, लेकिन उस समय क्या प्रॉब्लम था वही जानते होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन हो गए, तो चित्तरंजन दास हो गए। और एक 1912 ईस्वी में हुआ था बिहार में, कहाँ पे हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था। ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लेता कि बांकीपुर में कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था, बांकीपुर पटना। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ, और प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर को शुरू हुआ और 31 दिसंबर तक चला। कहाँ पे, तो बॉम्बे में, जिसको अभी हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुणे में होना था लेकिन नहीं हुआ क्योंकि वहां पर एक बीमारी फैल गया था, जिस कारण से मुंबई में आयोजना हुआ। इसमें आपको याद क्या रखना है कि एक जो था एओ ह्यूम, एलन ऑटेवियन नाम का एक व्यक्ति था,
जिसको मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। यही क्या किया था कि ए.ओ. ह्यूम जो था इसको बनवाया था। अरे था कौन, तो एक रिटायर ब्रिटिश अधिकारी था, जैसे कि अभी प्रशासनिक अधिकारी जैसे आईएएस सोच लीजिए, ठीक उस तरह के एक आईएएस एक क्या था कि रिटायर था, और वही क्या किया था कि बनवाया था। और इसमें जो मेन भूमिका साथ निभाए थे कौन, तो दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा, ये तीनों मिलकर क्या किए थे कि एक बहुत अच्छा से ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनवाए। ठीक है, लेकिन मेन का नाम किसका आता है, तो ए.ओ. ह्यूम का आता है, ये बात याद रखिएगा। प्रथम जब सत्र हुआ तब कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें कितना लोग शामिल हुए थे, तो 70 लोग शामिल हुए थे। और अब तो पूछ लेता है कि कितने हिंदू थे कितने मुस्लिम थे, तो आपको याद रखना है कि 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे और बाकी जो थे जैन और पारसी थे। ठीक है, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, देखते होंगे कहीं लिखा रहता होगा, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका प्रथम अध्यक्षता किए थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में जो है वांगर मिट्टी कहाँ पे मिलता है। ठीक है, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम के क्षेत्र में, गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम के क्षेत्र में, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर के क्षेत्र में। ठीक है, इसका जो सही उत्तर क्या है कि पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो वांगर मिट्टी होता है ना, ये न्यू जलोढ़ मिट्टी होता है, न्यू एलोवियल सॉइल होता है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब समझिए कि जलोढ़ मिट्टी होता क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं, एलुवियल ऑयल उसको, एलुवियल सॉइल उसको बोलते हैं कि जो नदी के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो जो हर साल बिछता है ना उसको हम लोग बांगर मिट्टी बोलते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो खादर मिट्टी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैप में देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए जो ऊपर से जो नदी है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा नदी है। ठीक है, और ये सब नदी क्या करता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी लाता है और क्या करता है कि बिछा देता है। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा न्यू जलोढ़ मिट्टी होता है, और ये सब क्षेत्र में गया, ये सब जो क्षेत्र है ये सब में बहुत कम मिट्टी लाता है। ये जो लाता है अपने किनारे तक ही लाता है, ज्यादा दूर तक नहीं फैलाता है। तो ये मतलब दक्षिण के क्षेत्र में तो होगा नहीं, जो अब भी होगा तब कब होगा, कहाँ पे होगा, तो आपको याद रखना है कि उत्तर के क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है कि पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में वांगर मिट्टी मिलता है। वांगर मिट्टी किसको बोलते हैं, तो न्यू जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं, तो नदी के द्वारा जो बहाकर प्रतिवर्ष मिट्टी लाया जाता है उसको वांगर मिट्टी नाम दिया जाता है। अब पुराने जलोढ़ को क्या बोलते हैं, तो खादर मिट्टी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो पटना में, बेतिया में, चंपारण में या छपरा में, तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका जो है चंपारण में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। क्या बात हुआ कि 1915 ईस्वी में क्या हुआ कि ये साउथ अफ्रीका से वापस आए। ठीक है, साउथ अफ्रीका से वापस आए, तो साउथ अफ्रीका कब गए थे ये भी पूछ सकता है। तो 1893 ईस्वी में क्या हुआ कि ये साउथ अफ्रीका गए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और साउथ अफ्रीका किस लिए गए थे, तो एक केस लड़ने के पर्पज से गए थे। किसी एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसका केस लड़ने गए थे साउथ अफ्रीका, और वहां पर भी बहुत अच्छा भूमिका निभाए थे। मतलब कि जो ब्लैक और व्हाइट का जो लड़ाई था ना, वहां पर खत्म करने में भी महात्मा गांधी बहुत ज्यादा भूमिका निभाए थे। 1915 ईस्वी में जब लौटे, तो लौटने के बाद क्या हुआ कि 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें राजकुमार शुक्ल किनसे मिले, तो महात्मा गांधी से मिले। और राजकुमार जो शुक्ल थे वो क्या कहें कि इनको बुलाएं, किनको बुलाएं, तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी को बुलाएं, और महात्मा गांधी को आमंत्रण किया, और महात्मा गांधी आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिए, और वो आए 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में आए और चंपारण में। और चंपारण में प्रॉब्लम क्या होता था कि चंपारण में अगर एक बीघा आपके पास जमीन है, मतलब 20 कट्ठा जमीन है, तो उस पर 3 कट्ठा किसानों से जबरदस्ती नील का खेती करवाता था। और नील का खेती होने से क्या होता था कि ये जो खेत होता था वो बंजर बन जाता था। तो इसलिए किसान आंदोलन कर रहा था, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ। तो महात्मा गांधी आए और इसको मतलब कि इस मतलब प्रॉब्लम को देखे, और देखने के बाद विद्रोह किए, सत्याग्रह किए, किसके खिलाफ, तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिशर के खिलाफ। और ये जो है सफल भी हुआ था। मतलब कि गांधी जी का प्रथम भारत में सत्याग्रह पूछे तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। इसको 3 कठिया सत्याग्रह से भी, 3 कठिया आंदोलन के भी नाम जानते हैं।
क्यों? क्योंकि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर कम से कम नील का खेती करना था, इसलिए। ठीक है, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। इतना आपको क्या है कि याद रखिएगा। 1893 ईस्वी के जब बात आता है ना, तो 3 बात आपको याद रखना है। 1893 ईस्वी में क्या 1893 ईस्वी में क्या हुआ कि महात्मा गांधी जो थे कहाँ गए? तो साउथ अफ्रीका गए। स्वामी विवेकानंद जो थे कहाँ पर गए थे? तो आपको याद रखना है, शिकागो गए थे। ठीक है, और एक एनी बेसेंट जो थी इंडिया आई थी, जो होम रूल में जो बहुत बड़ा भूमिका निभाई थी, तो वो जो थी इंडिया आई थी, एनी बेसेंट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। सेंट्रल इलेक्शन जो कमीशन होता है, मतलब जो केंद्र का होता है, उसका क्या काम होता है कि लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, विधानसभा, इसका क्या है कि उसको चुनाव कराना होता है। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन वो पंचायत के चुनाव में कुछ भी उसका भूमिका ना होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पंचायत के चुनाव में कौन मेन भूमिका निभाता है? तो राज्य सरकार निभाता है। राज्य सरकार के द्वारा एक क्या है कि चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयुक्त नियुक्त कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य चुनाव जो होता है, आयुक्त होता है, उसको नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 243 के जो है उसमें पंचायत के चुनावों के बारे में बताया गया है, और इसमें दिया गया है कि निर्देश अनुसार से अच्छा नियंत्रण करके क्या है कि पंचायत का चुनाव को क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। और एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा, जिसको नियुक्त कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे था? ये आपसे पूछ रहा है। तो पिपली वन में था, विक्रमशिला में था, कुंडग्राम में था, या वैशाली में था? इसका सही उत्तर क्या है कि वैशाली के कुंडग्राम में था। यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, तो आपको याद कर रखना है कि कुंडग्राम कुंडग्राम अगर ज्यादा नजदीक वाला दे दिया है तो उसी को मारिएगा, क्योंकि ये पार्टिकुलर रूप से क्या है कि बता दिया है आपको कि कहाँ पे। ठीक है, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे वहां पर ये दोनों नहीं दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा तो कुंडग्राम मारिएगा। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जानते हैं कि वर्तमान जो महावीर थे उनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। ठीक है, उनके पिता का नाम अगर पूछे तो क्या बताना है? सिद्धार्थ नाम था। क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, और माता जो थे त्रिशला। ठीक है, लिच्छवी नरेश चेटक के बहन थी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार से 24 तीर्थकर हुए, और 24वां तीर्थकर कौन थे? तो आपको याद रखना कि महावीर। ठीक है, इसमें प्रथम कौन थे? तो ऋषभ देव थे। 23वां पूछ लेता है पार्श्वनाथ थे। 24वें कौन थे? तो आपको याद रखना कि महावीर थे। अरे अंतिम थे। अगर इनका पूछ ले कि निर्वाण मतलब कि इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में इनका जो मृत्यु हुआ है राजगीर के पास पावापुरी में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? ठीक है, तो राज्यपाल है, महाधिवक्ता है, विधान परिषद है, या विधान सभा है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि महाधिवक्ता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि विधानसभा में अगर द्विव सदन वाला राज्य है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कोई कोई द्विव सदन वाला राज्य होता है, ऐसे सिंगल असेंबली वाला राज्य होता है। ठीक है, अगर द्विव सदन वाला राज्य है, जैसे कि इसमें विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है, और राज्यपाल होता है। ठीक है, इसमें महाधिवक्ता नहीं होता है, जिसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल बोला जाता है। एडवोकेट जनरल नहीं होता है। हाँ, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद में दोनों में बैठ सकता है, बात अपना रख सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि इसका भाग नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि 2 सदन वाले राज्य कौन कौन है? तो 6 गो 2 सदन वाले राज्य है, मतलब बाई कैमरल राज्य है। ये आपको याद रखना है। 6 गो कौन कौन है? 3 गो पेयर में याद रखिएगा। फर्स्ट पेयर यूपी और बिहार। ठीक है, दूसरा क्या याद रखिएगा कि कर्नाटका और महाराष्ट्र, और तीसरा याद रखिएगा आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य में क्या है कि अभी बाई कैमरल राज है, द्विव सदन वाला राज है। ठीक है, पहले जब कश्मीर 2019 में हम लोग जानते हैं कि कश्मीर को क्या किया गया कि 370 धारा हटाकर उसको यूनियन टेरेटरी में बदल दिया गया। तो जब यूनियन टेरेटरी से पहले वो भी क्या था कि बाई कैमरल था, द्विव सदन वाला राज्य था। ठीक है, अब तो वो यूनियन टेरेटरी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ये 6 में क्या है कि आपका बाई कैमरल राज्य है। ठीक है,
द्विसदन सदन राज्य। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार से अगर देखें तो अनुच्छेद जो आर्टिकल है 165 जो है उसके अनुसार से राज्यपाल के द्वारा एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं, उसको नियुक्त किया जाता है और ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, सेंटर में कौन होता है सर्वोच्च अधिकारी, तो आपको याद रखना, विधि अधिकारी तो आपको याद रखना है, उसमें होता है अटॉर्नी जनरल, ये होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। मतलब कि जो ये मुर्शिदाबाद था ना बंगाल में, उसको हटाकर एक किसको चुना था, तो मुंगेर को चुना था। तो कौन ऐसा था? अलीवर्दी खां था, मीर कासिम था, मीर जाफर था या सिराजुद्दौला था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि मीर कासिम। मीर कासिम के द्वारा क्या किया गया कि 1762 ईस्वी में मुर्शिदाबाद के बजाय मुंगेर अपना राजधानी बनाया था। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बोध गया में जो है बोधि वृक्ष, अभी अगर बोध गया में जाते होंगे तो बोधि वृक्ष को देखते होंगे, तो वहां पे अपने वंश के किस पीढ़ी का जो है वो वृक्ष है। मतलब जो ओरिजिनल वृक्ष के पास जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किए थे ना, वो वृक्ष अब नहीं है, उसका अब उसी का अंश है, मतलब उसी का बीज का मतलब कि पेड़ बचा हुआ है। तो कौन सा पीढ़ी का है ये आपसे पूछ रहा है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि चतुर्थ था। ये बात आपको याद रखना। बंगाल का एक राजा था शशांक, वो क्या किया था कि पर्ण मतलब ठाना था कि हमको जो ये बोधि वृक्ष है उसको क्या करना है कि जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। लेकिन जड़ से उखाड़ तो कर तो फेंक नहीं पाया, तो उसको क्या किया कि कटवा दिया था ओरिजिनल पेड़ को। कटवाने के बाद क्या किया कि उसके जड़ में आग लगवा दिया था। ठीक है, तो वो वाला पेड़ तो बचा नहीं, तो उसके जगह पे क्या हुआ कि उसी के पेड़ से जो भी नया पौधा बना था उसको फिर वहां पर गड़ा गया, लगाया गया। ये बात आपको याद रखना, जो अभी चतुर्थ पीढ़ी का मतलब कि वो वृक्ष है। ठीक है, आप गए होंगे तो देखे होंगे। महेंद्र और संगमित्रा जो अशोक के बेटा और बेटी थे, वो क्या किए थे कि श्रीलंका में जाकर इसी बीज के पेड़ से, मतलब कि इसी पेड़ के बीज से, मतलब वहां पर पेड़ लगवाए थे श्रीलंका में। ये बात आपका याद रखना, मतलब कि इस पेड़ का जो बीज था उसको ले जाकर वहां पर क्या किए थे महेंद्र असंगमित्रा ने, श्रीलंका में अनुराधपुरम में क्या किए थे कि आपका पेड़ लगवाए थे। तो ये बात आपको याद रखना। ये शशांक वाला तो बता ही दिए, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या चंद्रगुप्त प्रथम को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया है। ये बात आपको याद रखना है। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ कुछ हम लोग गुप्त वंश से देख लेते हैं क्योंकि सवाल बनते रहता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसे हम लोग विक्रमादित्य का भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है। स्कंद गुप्त ने क्या किए थे कि 466 ईसा पूर्व में हुनों को पराजित किए थे, जो बार बार पूछते रहता है। ठीक है, और स्कंद गुप्त माने जाते हैं गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी सम्राट। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आपसे पूछे कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो आपको याद रखना है कुमार गुप्त तृतीय। और गुप्त वंश का संस्थापक पूछे तो श्री गुप्त को बताना है। लेकिन अगर मतलब गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो किसको बताना है, चंद्रगुप्त प्रथम का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या बोला है कि सम्राट बोले हैं, ये बात आपको बताना है। तो मस्की का लघु शिलालेख है वो, भारभू का शिलालेख है वो, रानी का स्तंभ लेख है वो, या रमुनी रुमिनदेई अभिलेख है उसमें किसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बोले हैं, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना कि राजस्थान में एक भारभू शिलालेख है, उसमें स्वयं को सिर्फ इसी शिलालेख में अभी तक पता चला है कि स्वयं को मतलब क्या बोले हैं, तो सम्राट बोले हैं मगध का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये भारभू जो है शिलालेख, ये कहाँ पे पाया गया है, तो बैराट राजस्थान में पाया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अशोक को ही प्रियदर्शी के भी नाम से जानते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है, मतलब देवताओं का प्रिय।
ठीक है, देवप्रिय प्रियदर्शी इसी को बोला गया अशोक का ही, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? तो भारत के प्रथम, भारत के चतुर्थ, भारत का तीसरा या भारत का दूसरा? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि भारत का प्रथम स्थान होता है। जनसंख्या घनत्व होता क्या है ये पूछ सकता है, मतलब कि डेमोग्राफी जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, ये आपसे अगर पूछे तो आपको याद क्या रखना है कि मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, ठीक है, और ये जो क्षेत्र है 1 वर्ग किलोमीटर का है, ये बात आपको याद रखना है। 1 वर्ग किलोमीटर में जितना लोग रहेंगे, मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, 200 रहते हैं, 300 रहते हैं, तो ये जो 100 200 300 है ना, ये क्या होता है कि डेंसिटी माना जाता है, जनसंख्या घनत्व माना जाता है। ये बात आपको याद रखना है। और बिहार में जो 1 वर्ग किलोमीटर में जो रहता है लोग कितना रहता है, तो 1106 लोग रहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब तो बढ़ भी गया होगा, तो ये जो है पुराना डाटा 1106 मतलब कि लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत का तीसरा राज्य है कौन? बिहार। प्रथम राज्य पे हम लोग जानते हैं कौन है, तो यूपी है। दूसरा पे महाराष्ट्र और तीसरा पे कौन है, तो आपका बिहार है। जनसंख्या के घनत्व में ये पहला स्थान पे है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला शहर अगर पूछे तो पटना, और सबसे कम आबादी वाला शेखपुरा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, ये आपसे पूछ रहा था। नीतीश कुमार के द्वारा, सुशील कुमार मोदी, लालू प्रसाद, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि सुशील कुमार मोदी के द्वारा। ठीक है, 2006 में एक काम किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। एक जो होता है कि बजट होता है, एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है कि पिछले साल का जितना भी काम हुआ है उसको क्या है कि एक मतलब कि पुस्तक पे रखिए, उससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा, उसी को हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण नाम देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो सबसे पहले बिहार में किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा 2006 और 2007 के सत्र में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित प्रतिशत कितना है, परसेंटेज कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, 15% है, 7.1% है, 17 है, या 9.3 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 7.1% है। अभी तो 7.4 बताता है, लेकिन 7.1% क्या है कि वनाच्छादित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सा है? तो गन्ना है, चाय है, जौ है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, मूंगफली, कॉफी, जौ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, अगर चाय है, कॉफी है, तो ये सब तो होगा नहीं। तो ये दो तो कट गया, इनमें से कोई नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चावल यहाँ नहीं होता, गेहूं नहीं होता। तो चावल, गेहूं, मक्का जो है बिहार का सबसे मुख्य मतलब कि सबसे अधिक फसल उपजाने वाला है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि चावल, गेहूं और मक्का, मतलब मुख्य खाद्यान्न जो है इसका चावल, गेहूं और मक्का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन दो नदी है जो अमरकंटकम से उद्गमित होता है? अमरकंटकम कहाँ है? तो एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से दो नदी उद्गम होती है, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन है। तो तापी और नर्मदा है। ठीक है, चंबल और बेतवा है, सोन और बेतवा है, नर्मदा और सोन है। इसका सही उत्तर क्या है कि नर्मदा और सोन नदी जो है क्या कि अमरकंटकम से निकलती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नर्मदा जो है वो कहाँ निकल जाती है, तो पश्चिम की ओर चला जाता है, और वो जो है एक घाटी में बहती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और नर्मदा और तापी नदी दो ऐसी नदी है, बड़ी नदी, जो डेल्टा नहीं बनाती है। ये भी बात आपको याद रखना है। डेल्टा किसको बोलते हैं? तो नदी जो है अपने साथ सॉइल लाती है, मिट्टी लाती है, और मुहाने पर जो जब समुद्र के किनारे पर क्या है कि बिछा देती है, तो उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। लेकिन नर्मदा और तापी नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि इधर जो पश्चिम साइड जो समुद्र है वो एकदम खड़ा है, ऊपर से पानी ऐसे गिरता है। ठीक है, पूरब साइड जब बंगाल के खाड़ी के साइड आते हैं तो ये जो है ढलाव है। ठीक है, स्लोप है, इसलिए इधर क्या है कि डेल्टा बनता है। ये भी बात आपको याद रखना। और इसी कारण से सुंदरबन डेल्टा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटकम से निकलती है। यहाँ से 3 नदी निकलती है, तो नर्मदा, सोन और जोहिला नदी, जो सोन नदी का ही उपनदी है। ये तीनों नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटकम से निकलती है। अमरकंटकम कहाँ है? तो भारत के मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में है। ये भी आपको याद रखना है।
अमरकंटक कौन सा पर्वतमाला में है ये भी पूछ लेता है, तो विंध्य पर्वतमाला व सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलन क्षेत्र पर मैकाले पर्वत में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग है, खनिज है, ठीक है, कृषि है या प्राकृतिक संपदा है? तो इसका जो है आपको याद रखना है कृषि है। हम लोग जानते हैं कि 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था कि झारखंड जो था अलग हो गया था। झारखंड को अलग होने के साथ क्या हुआ कि खनिज संपदा यहाँ से चला गया, खनिज चला गया तो उद्योग भी चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी जो है मेन रूप से क्या है, किस पर निर्भर है, तो आपको कृषि पर निर्भर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति जो न्यूनतम आय वाला कौन सा राज्य है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राजस्थान है, गुजरात है, बिहार है, उड़ीसा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बिहार है। बिहार में माना जाता है कि 30,000 से 40,000 प्रति व्यक्ति क्या है कि आय, मतलब साल में एक व्यक्ति का औसत निकाला जाए तो क्या होगा कि मतलब 30 से 40,000 ही आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ माना जाता है, तो गोवा का। गोवा के आदमी के बारे में बोला जाता है कि करीब करीब 5 लाख रुपया एक साल में कमा लेता है एवरेज। तो 5 हम लोग सबसे नीचे गरीब राज्य देख लेते हैं। सबसे लास्ट में कौन है, बिहार है, उसके ऊपर में उत्तर प्रदेश है, फिर मणिपुर, असम और झारखंड। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गोवा जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब कि एवरेज आय करने वाला मतलब राज्य है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। छोटा है लेकिन वहाँ पर क्या है कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पर आदमी रोजगार में ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा आय करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कृषि समृद्धि, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए या सूखा के लिए? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग जानते हैं कि इस साइड बहुत सारी नदी है, कोसी है, गंडक है, ये सब नदी क्या करता है कि पानी लाता है और पानी लाकर वो जो है प्लेन एरिया में बिछा देता है और बिछाने के कारण यहाँ पे बाढ़ आता है। हम लोग जानते हैं कि अगर जब तक सरकार नहीं चाहेगी, कोसी नदी है, हम लोग इतना पानी लाता है और उस पानी जो है सारा खत्म हो जाता है, बह जाता है। उस पानी को स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है। तो अभी हम लोग भूटान से जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, म्यांमार से, ये सब से, नेपाल से जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ये सब को हम लोग बेचते। ठीक है, अगर ये सब काम होता तो ये क्या करना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और बाढ़ भी रुक जाता। हम लोग जब भी देखते हैं बरसात के समय में तो सुनते हैं कि बिहार में बाढ़ आ गया, बिहार में बाढ़ आ गया। इस पर रोक लगाना चाहिए, हर साल यही होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी बाकी का क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।